हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मैं हूं आलोक चौबे, आपका फिजिक्स मेंटर, आपका दोस्त, और मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी लोगों को फिजिक्स। तो भाई आज अपनी पहली क्लास है, क्लास 7th जुनून के अंदर। कहां पर? पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास में जाके पता चलेगा। पर उससे पहले मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूं। इनसे मिलिए, ये हैं पिंटू। हेलो दोस्तों, मैं पिंटू हूं। अच्छा पिंटू, ये बताओ कि हम लोग विंटर्स में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? भैया, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। और समर्स में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? भैया, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। पर क्या तुम ये बता सकते हो कि आखिर हम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? भैया, क्योंकि विंटर्स में ठंडी लगती है और समर्स में गर्मी लगती है। अच्छा, मतलब तुम कहना चाहते हो कि विंटर्स में ठंडी होती है और समर्स में गर्मी होती है। पर तुम्हें कैसे पता कि विंटर्स में ठंडी होती है और समर्स में गर्मी होती है? भैया, क्योंकि हमारी बॉडी को ठंडी लगती है विंटर्स में और गर्मी लगती है समर्स में। तुम्हारी बॉडी को ठंडी लगती है तो तुम कह रहे हो ठंडी है, और गर्मी लग रही है तो गर्मी है। इसका मतलब हम टच करके बता सकते हैं कोई चीज गर्म है या ठंडी है ना? ऐसा ही कहना चाह रहे हो? हाँ भैया, यही कहना चाहता हूं। तो चलिए बच्चा लोग, चलते हैं क्लासरूम में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर, आपका दोस्त आलोक चौबे, और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या? अरे फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। और आज है हमारा चैप्टर कौन सा? 1 फिजिक्स का, और आपके साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है हीट। तो आज हम हीट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। सब कुछ जितना भी आपको जानना जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन हम आज की क्लास में लेंगे। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन कहां होना चाहिए? मेरे ऊपर। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है, और कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको नोट डाउन करते रहना है। नोट्स की चिंता ना कीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यू ऐप पर। तो पूरा फोकस सुनने पर लगाइएगा। चलिए फिर बता देता हूं मैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे, जिनमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हम बात करेंगे। हम मेजरिंग टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, और हम करके भी देखेंगे, घबराइएगा नहीं। फिर हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की, और हम फिर देखेंगे काइंड ऑफ क्लोथ्स, यानी हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, यानी आप और मैं किस टाइप के कपड़े पहनते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई पिंटू, चलो फिर हमारे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है, आराम से देखना है और करना है उस टास्क को। तो पहले समझ लो हम क्या कहना चाहते हैं। जरा देखो ध्यान से। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था आइसक्रीम, हमने उसको बता दिया कि ये ठंडा है। अब कैसे बताया ये हमारे ऊपर है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कुछ और चीजें हैं, उनको बताना है कि वो गर्म है या ठंडी है। जैसे कि इस चाय के कप में रखी हुई एक चम्मच गर्म होगी या ठंडी होगी। जो जूस है, फ्रूट जूस, वो गर्म होगा या ठंडा होगा। फिर यहां पर देख सकते हो एक फ्राइंग पैन है, इसका जो हैंडल है ये गर्म होगा या ठंडा होगा। ये तुमको बताना है, तो जल्दी से आओ और टिक लगा के जाओ। इन टी कप, टी कप, टी कप। गर्म होता है, गर्म होता है, गर्म होता है। इसका आंसर तो ये वाला होगा। फ्रूट जूस, फ्रूट जूस ठंडा होता है। और इसका आंसर होगा हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, हैंडल तो गर्म होता है। अरे वाह यार पिंटू, तुमने तो एकदम सही सही आंसर कर दिए हैं। मतलब तुम कह सकते हो कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है, बस टच करके। पर कोई बात नहीं, अभी मौका आएगा, हम तुमसे कुछ और करवाएंगे। पर प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, अभी बात हो रही है कि कोई चीज गर्म कैसे है, क्योंकि उसके अंदर है हीट। अब ये हीट क्या होता है? तो हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो कि हमें सेंस करवाता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। यानी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड फ्लो व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर की अभी हम बात करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। बट
हम अभी हीट की बात कर रहे हैं, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे लाइट एनर्जी है, जैसे साउंड एनर्जी है, उसी तरीके से हीट एनर्जी है। अब आपके घरों में खाना बनता होगा तो गैस में जो केमिकल भरा हुआ है वो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में और उससे हमारा खाना पकता है। तो ये तो आप लोगों ने देखा हुआ है। तो वही बात कर रहे हैं हीट की, कुछ अलग हीट नहीं है। अब एक और चीज एनर्जी के बारे में, वो ये है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहने वाली है। फिर हम क्या कर सकते हैं एनर्जी के साथ? हम बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो जरा देखिए, ये हीट एनर्जी है। अब आप लोगों ने बाइक देखी होगी, आप लोगों ने कार देखी होगी, वो कैसे वर्क करते हैं? तो उनमें पेट्रोल एंड डीजल डाला जाता है, पेट्रोल डीजल बर्न हो रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है और वही हीट हमारी बाइक एंड कार को चला रही है। यानी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? मैकेनिकल। हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर देखना जरा ध्यान से, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब भाई पिंटू, जैसा कि तुमने कहा था हम टच करके बता सकते हैं कोई चीज गर्म है या ठंडी, तो चलो तुम्हारे लिए हमारे पास एक बड़ी ही मजेदार सी एक्टिविटी है, आओ और आके करना। पर पहले हम तुमको समझा देते हैं करना क्या है। जरा देखो ध्यान से, यहां पर 3 कंटेनर है। कंटेनर ए जिसमें ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, कंटेनर बी जिसमें गर्म पानी है, हॉट वाटर है, और कंटेनर सी जिसमें ठंडा प्लस गर्म दोनों पानी है, हॉट प्लस कोल्ड वाटर है। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, तुमको आना है, इसमें अपना लेफ्ट हैंड डालना है, इसमें अपना राइट हैंड डालना है और इसमें दोनों हैंड डालना है, लेफ्ट प्लस राइट। तो आओ यहां पर, इसमें अपना लेफ्ट हैंड डालो, इसमें राइट हैंड डालो, 1-2 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर दोनों हाथ को इस पानी में डालो और फिर मुझे बताना कि तुम्हें ये वाला जो पानी है वो कैसा फील हो रहा है। तो जल्दी से आ जाओ यहां पर पिंटू और ये करके बताओ हमें। इसमें लेफ्ट हैंड डालना है, लेफ्ट यानी ये वाला हैंड, इसमें लेफ्ट हैंड डालते हैं, इसमें राइट हैंड, ये राइट हैंड डाल दिया। ठीक है, अब इसको डाल के रखते हैं थोड़ी देर तक, जैसा कि सर ने बोला था। ओके, अब दोनों हैंड को ले जाके इसमें डाल देता हूं मैं, इसमें डाल दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को डाल दिया। अब लेफ्ट हैंड को ये पानी गर्म लग रहा है, राइट हैंड को पानी ये ठंडा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, आप ही बता दो ना। हाँ तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, आप लोगों ने देखा कि हमारे दोस्त पिंटू तो बेचारे खुद ही परेशान थे, क्योंकि उनके एक हाथ को गर्म फील हो रहा था ये पानी और दूसरे हाथ को ठंडा फील हो रहा था। मतलब खुद ही कंफ्यूजन में है। इसका मतलब ह्यूमन टच एक रिलायबल मेजर नहीं होता है ये बताने के लिए कि कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है। फिर आखिर हमें पता कैसे चलता है कि गर्म क्या है ठंडा क्या है? तो उसके लिए एक चीज होती है जो कि करेक्टली बताती है कि कौन सी बॉडी गर्म होगी कौन सी ठंडी होगी, और उस चीज को हम कहते हैं टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इज अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी कितनी गर्म है, कोई बॉडी कितनी ठंडी है, ये हमें बता देता है टेम्परेचर, और ये एक रिलायबल मेजर है, यानी इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जैसे आप लोग PW लिटिल चैंप पर कर रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर हमें बताएगा कि कोई बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है कितनी ज्यादा ठंडी है। ओके, चलिए अब ये तो बात हो गई टेम्परेचर के बारे में, हमने हीट देख लिया। अब कोई बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब क्या है? A high temperature of an object tells us that the body is very hot, whereas a low temperature of the object tells us that it is quite cold.
यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम कह देंगे कि बॉडी बहुत गर्म है, और टेम्परेचर ठंडा है तो हम कह देंगे बॉडी बहुत ठंडी है। जैसे हमने अभी 2 एग्जांपल लिए थे पीछे, तो जो फ्राइंग पैन था टेम्परेचर ज्यादा तो वो बहुत गर्म था, उसको हम टच नहीं कर सकते, टच करेंगे तो हमें हार्म हो जाएगा। वही आइसक्रीम टेम्परेचर बहुत कम था, ठंडा था, उसे हम टच करेंगे तो हार्म नहीं होगा, पर हमारी जो स्किन है उसमें झंझनाहट सी होगी, होगी ना, क्योंकि टेम्परेचर कम है। क्लियर है सारी चीजें? हाँ सर, सब कुछ क्लियर है। और ये देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक चीज यूज की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, ये आप लोग मुझे बताइए। टेम्परेचर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से, किस डिवाइस से मेजर करते हैं, जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर क्या है? क्या है आंसर? बताएंगे हम, पर उससे पहले हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है? तो देखिए, हीट एंड टेम्परेचर, अब जैसे जैसे हम किसी बॉडी की हीट को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम किसी बॉडी की हीट को बढ़ाते जाएंगे यानी इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। और अगर हम किसी बॉडी से हीट को घटा रहे हैं यानी रिमूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर घटेगा। यानी सिंपल सा है, इसको हम एक सिंगल लाइन में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हीट ऐड होगी, जब हीट ऐड होगी किसी बॉडी में तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी बॉडी में हीट को हम ऐड करेंगे तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर हम किसी बॉडी में से हीट को रिमूव करते हैं, हीट को रिमूव करते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा। सिंपल सा फंडा है, समझ में आ गया होगा आपको। हीट को ऐड कीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट को निकाल लीजिए टेम्परेचर घट जाएगा। ये 2 रिलेशन होता है हीट एंड टेम्परेचर में। अब रिलेशन तो हो गया, तो डिफरेंसेस भी होते होंगे। क्या होते हैं डिफरेंसेस? तो देखो जरा ध्यान से। हीट क्या है? हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, और टेम्परेचर हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये बताएगा। अब हीट जो है बच्चा लोग, वो किसी बॉडी में कितनी हीट है, हमारे पास डायरेक्ट ऐसा मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि हम मेजर करके बता दे कि इस बॉडी के अंदर इतनी हीट है। यानी इट इज नॉट डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट, बट हम टेम्परेचर को डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है किसी इंस्ट्रूमेंट से, यानी इट इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? क्यों भाई पिंटू और प्यारे प्यारे बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में तो आ गया, पर भैया वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अरे वाह यार पिंटू, तुम तो बहुत चालाक हो और माइंड भी तुम्हारा बहुत तेज चलता है। तुमने देखा इंस्ट्रूमेंट और हमसे पूछ लिया वो कौन सा होता है। तो चलो, अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया है तो प्यारे प्यारे बच्चों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलिए फिर हम आंसर कर ही देते हैं। देखिए जरा ध्यान से। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, एक डिवाइस यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। यानी टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब दिखता कैसा है? क्या आप लोगों ने कभी देखा है? नहीं देखा तो देखिए हम दिखाते हैं। कुछ इस कदर का दिखता है थर्मामीटर। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, उससे पहले मैं अगर पूछूं तो भाई आप लोगों ने थर्मामीटर देखा है क्या? देखा है? बताइए अगर देखा है तो। हम बता रहे हैं कहां देखा होगा। किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर क्या करता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है थर्मामीटर की हेल्प से, और हमारी बॉडी का थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और उस थर्मामीटर को हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। और आप लोगों ने देखा होगा आजकल इस टाइप का भी एक थर्मामीटर देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है डिजिटल थर्मामीटर। यानी इसमें आप बस जहां भी मेजर करना है बॉडी टेम्परेचर, यानी टंग के नीचे रखिए, उसको बाहर निकालेंगे तो यहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। बट ये वाला जो है इसमें खुद रीड करना पड़ता है। अब कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आराम से पढ़ते जाइए और बातों को सुनते जाइए, समझते जाइए। चलिए भाई, क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर कर सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। अब ये वाला जो सीन है
ये तो आप लोगों से छुपा नहीं होगा, आप लोगों ने इस सीन को बहुत ज्यादा देखा है, बहुत ज्यादा देखा है, क्योंकि भाई हम लोग कोविड एरा से बच के बाहर आ रहे हैं। तो कभी भी आप लोग बाहर जाते थे तो देखते थे मास्क लगा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, या गन जैसा रहता था और यहाँ पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता दिया जाता था, और एक लिमिट से कम है तो आप जाइए अपना काम करके आइए। तो ये भी क्या है, एक डिजिटल थर्मामीटर है, ये हमारी बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को सेंस करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है। तो ये चीज तो आप लोगों ने देखी होगी, फैमिलियर होंगे आपसे। अब देखो, एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। अब आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आ रहा होगा कि सर क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में इतनी बातें हो गई, थोड़ा सा दिखा दीजिए और ये भी बता दीजिए कि रीड कैसे करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के को। वो कुछ इस कदर का दिखाई देता है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर के कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो लंबी सी व्हाइट कलर की लॉन्ग नैरो ट्यूब दिख रही है ना, इसको कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। इसमें एक एंड पर बल्ब होता है और इस बल्ब में क्या होता है, मर्क्यूरी भरा होता है, मर्क्यूरी भरा होता है। इस पे एक किंक होता है और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कोई भी क्लिनिकल थर्मामीटर उठा के देखिए, उसकी रेंज यही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही वेरी करता है। इसी वजह से इस थर्मामीटर को कुछ इस कदर बनाया जाता है ताकि ये दोनों रेंज के टेम्परेचर को मेजर कर सके। अब जनरली हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे कम नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं होता है, इसी रेंज में घूमता फिरता रहता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहां पर हर एक पार्ट का हम आपको बताते हैं काम क्या होता है। सबसे पहली बात भाई, मरकरी। मरकरी क्यों भरा जाता है? सवाल है ना, मरकरी क्यों लिया जाता है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम करेंगे, हम बता रहे हैं, चलिए सुनिए। मरकरी एक लिक्विड होता है। अब मरकरी लिक्विड तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, यानी अगर टेम्परेचर में छोटा सा भी वेरिएशन होगा तो ये मरकरी उसको सेंस करके और क्या करेगा, एक्सपैंड होने लगेगा इस कैपिलरी ट्यूब में, और एक्सपैंड होगा तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। ऊपर की ओर बढ़ेगा तो हम देख लेंगे कि मरकरी का लेवल कहां तक पहुंचा है, एंड देन हम मेजर कर लेंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये हाईली सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, इस वजह से मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर में। ओके सर, मरकरी का समझ में आ गया काम। अच्छा, किंक का काम क्या होता है? अब मान लो डॉक्टर ने आपको थर्मामीटर दिया, आप लोगों ने उसको टंग के नीचे रखा, टंग के नीचे रखा, और डॉक्टर उस थर्मामीटर को निकाल के और ऐसे रीड कर रहा है, रीड कर रहा है। तब तक ये मरकरी का लेवल जो ऊपर चढ़ा है अगर वो नीचे गिर गया, तो अगर नीचे गिर गया तो बॉडी का टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसी वजह से इस किंक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्या करता है, मरकरी के फ्लो को, रिटर्न फ्लो को रोकता है। यानी जितना मरकरी ऊपर की ओर फ्लो हुआ है वो दिखेगा रीडिंग, और डॉक्टर उसको आसानी से पढ़ लेगा, उसको एक्यूरेटली मेजर कर देगा, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट करेगा। तो इस किंक का काम होता है मरकरी के रिटर्न फ्लो को रोकना। पर सर अगर ये मरकरी रिटर्न फ्लो ही नहीं हुआ तो फिर वापस से ये ऊपर चढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही जाएगा, है ना। दिमाग में सवाल आ रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। जब हम अगली बार थर्मामीटर को यूज करते हैं तो उसको एक बार ऐसे झटकते हैं, ऐसे झटकते हैं तो क्या होता है, ये जो मरकरी ऊपर आया है इस किंक से होते हुए वापस बल्ब में जाके स्टोर हो जाता है। तो उसको झटकते हैं एंड देन वापस उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये होती है बात क्लिनिकल थर्मामीटर की। समझ में आ गया क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर? क्यों भाई पिंटू, तुमको समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी। हाँ भैया, आ गया समझ में। अब पिंटू को तो समझ में आ गया, तो आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थर्मामीटर की थोड़ी रीडिंग कर ली जाए भाई। रीडिंग मतलब मान लो अगर डिजिटल थर्मामीटर नहीं है, यही थर्मामीटर है, तो कभी अगर हमको रीडिंग करने को बोल दिया जाए तो हम कैसे करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे। यहां पर भाई ये एक बल्ब है, और इस बल्ब में क्या है, इस बल्ब में है मरकरी। और मरकरी क्यों है तो अभी आपको बता दिए हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो ये
ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, एक्सपैंड होने लगेगा। क्लिनिकल थर्मामीटर है, देखिएगा जरा ध्यान से, इसकी रेंज कहां से कहां है, 35 से 42। अब ये मरकरी जब ऊपर की ओर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो जहां तक पहुंचेगा वहां पर आपको दिखेगा एक रेड कलर का मार्क, और नहीं भी दिख रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि कहां तक वो पहुंचा है, कौन, मरकरी, और फिर उसके बाद हम उसको रीड करेंगे। तो देखिए यहां पर ये दिख रहा है यहां तक मरकरी का लेवल पहुंच चुका है, मरकरी का लेवल यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 36, ये रहा 36 और ये रहा 37, ये रहा यहां पर है, ये है 36, ये है 37। अच्छा, 36 और 37 के बीच में कितने छोटी छोटी डंडियां हैं, तो देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यही पार्ट हो जाएगा 10, यानी इसको टोटल 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी 36 टू 37 1 डिग्री का डिफरेंस है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, और इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड को भी 10 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी 1 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी एक पार्ट बराबर कितना होगा, एक पार्ट बराबर होगा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अबे डिग्री सेंटीग्रेड क्या है सर, अरे नहीं पता क्या, अरे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है भाई। टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, तो टेम्परेचर को मेजर हम करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में। जैसे हम लोग मास को मेजर करते हैं केजी में, आप मार्केट जाते हैं, दुकान वाले से कहते हैं भैया 2 किलो आम दीजिए, 2 किलो, किलो आपने क्या बोला है, मास को मेजर करने की यूनिट। उसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है, मतलब एक डिवीजन हमको शो कर रहा है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिएगा कहां पर है ये मार्किंग यहां पर है, ये रही। अच्छा गिनते हैं यहां से, ये तो हो गया 36, यहां पर हो गया 36, तो 36 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है, 6 पार्ट यानी 0.6, यानी 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो कितना है, 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने बड़ी ही आसानी से इसको रीड कर लिया। कैसे किया, एक बार फिर से बताता हूं। देखो, जब हम इस बल्ब को अपने माउथ में रखेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये मरकरी का लेवल ऊपर बढ़ेगा और ये इस ट्यूब में ऊपर बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए हमने रखा और ये मरकरी यहां तक बढ़ के आ गया है। अब हमें इसकी रीडिंग करना है, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो रीडिंग है किसके बीच में है, तो 36 और 37 के बीच में है, यानी 1 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। और इस 1 डिग्री को भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 1 पार्ट इज इक्वल टू 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां तक हो गया 36, इसके आगे का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है, तो ये है किंक। किंक का काम आपको बता दिया है मैंने, मरकरी के रिवर्स फ्लो को रोकना। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कैसे थर्मामीटर की रीडिंग की जाती है। अब आ गया है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब वहां पर जो थर्मामीटर है वो सिर्फ 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 42 डिग्री तक ही टेम्परेचर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका अलग अलग टेम्परेचर होता है, और इसीलिए अलग अलग टाइप के थर्मामीटर भी यूज किए जाते हैं। जैसे हम यू बात कर रहे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की, और लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो कुछ इस कदर दिखता है, जिसमें सबसे लोवेस्ट रेटिंग कितनी है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है ये, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें इतने डिवीजन होते हैं। अब ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इसको मेजर करने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना होता है, कुछ लॉज होते हैं, हम कहेंगे कुछ नियम्स होते हैं, और वो क्या होते हैं कि इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को हमेशा हमेशा अपराइट रखा जाता है, एकदम सीधा रखा जाता है। अगर आप इसको टिल्ट करेंगे तो ये एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बताएगा, तो इसलिए इसको सीधा रखा जाता है। अब इसके अलावा इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो जब कभी भी आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करें तो
आप जिस भी चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उसके अंदर इसके बल्ब को रखना है। इसका बल्ब उस लिक्विड से, उस गैस से, उस सॉलिड से चारों साइड से सराउंडेड हो। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि ये बल्ब उस कंटेनर से टच ना हो जिसमें हमारा मटेरियल रखा हो, क्योंकि अगर कंटेनर से टच होगा तो वो कंटेनर के टेम्परेचर को भी मेजर कर लेगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, यानी इट्स बल्ब should be surrounded from all side by the substance and should not touch the surface of the container। तो अगर ये हम चीजों को फॉलो करेंगे तो लेबोरेटरी थर्मामीटर भी एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करके हम लोगों को दे देगा। तो समझ में आ गई यहां तक बात, टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अब टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया है तो अब आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है, और क्या है वो देखिए जरा ध्यान से। When heat is removed from a substance, its temperature, अभी आप लोगों को बताया था रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर में, कह रहा है हीट को रिमूव किया जा रहा है किसी सब्सटेंस से तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। ऑप्शंस ए बी सी डी, ए बी सी डी, जल्दी से सोचिए, सही आंसर टिक कीजिए, कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। कर दिया, चलो मैं बताता हूं। देखो ये रही एक बॉडी, अब इस बॉडी में से हीट रिमूव हो रही है, बाहर जा रही है, और हीट रिमूव होती है तो हमने पढ़ा था कि हीट के रिमूवल से टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला सही है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा ऑन द रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस। आप लोगों ने कर दिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, और ये इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ हीट। हमने बात कर ली हीट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म है, और ये एनर्जी का फॉर्म है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। बट हीट का ट्रांसफर भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह हीट को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं तो जरा देखिए ध्यान से, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कंडीशन क्या होनी चाहिए हीट ट्रांसफर की। तो भाई देखो, दो बॉडी चाहिए, दो बॉडी चाहिए। एक बॉडी को हम कहते हैं सोर्स, ये रहा सोर्स, मान लेते हैं ये बॉडी है ए, और एक दूसरी बॉडी चाहिए जिसे हम कह रहे हैं सिंक, और इस बॉडी का नाम हमने दे दिया है बी। अब इस बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, और इस बॉडी का टेम्परेचर है T2। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, दो बॉडी चाहिए। अब दो बॉडी तो चाहिए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तभी हीट फ्लो होगा, और कहां से कहां फ्लो होगा, तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, या हम कहें कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हीट फ्लो होगा। ये देखिए सोर्स का टेम्परेचर T1 है जो कि ज्यादा है सिंक के टेम्परेचर से, तो हीट का फ्लो कहां से कहां होगा, ए से बी की ओर होगा, यानी बॉडी ए से बॉडी बी तक हीट ट्रांसफर होगी। तो ये तो चीजें समझ में आ गई हमको। अब इसकी प्रोसेसेस भी होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, पर पहले हम कंडीशंस देख रहे थे। क्या कंडीशन है ये हमने आपको बता दी, जरा देखिएगा ध्यान से। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और अगर टेम्परेचर सेम हो तो, अगर दो बॉडीज रखी हैं और उनका टेम्परेचर सेम हो जाए तो फिर हीट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन में बताया मैंने आपको कि दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। तो अगर बॉडीज सेम टेम्परेचर पर है, अगर बॉडी सेम टेम्परेचर पर है तो उनमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम टेम्परेचर। तो ये कंडीशन भाई नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, पहली चीज दो बॉडी चाहिए, दूसरी चीज टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, और अगर होगा तो हीट ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। अच्छा, हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, पर कौन कौन सी प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली प्रोसेस जिससे कि हीट ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन तो देखिए, कंडक्शन में आपको बताता हूं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले। इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड इन द सॉलिड। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहां पर देखते हैं। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, हमने एक रॉड ले ली, और इस रॉड के नीचे हमने एक कैंडल रख दिया, और इस कैंडल से फ्लेम जनरेट हो रही है जो कि इस रॉड के पास जा रही है।
ये फ्लेम्स जनरेट हो रही हैं, फ्लेम्स जनरेट हो रही हैं, तो ये आयरन की रॉड गर्म हो रही है। अब गर्म हो रही है तो आप कभी इसके एंड 2 को मान लेते हैं, ये वाला एंड कौन सा है 1 और ये वाला एंड 2 है। अगर ये फ्लेम जनरेट हो रही है, यहां पर हीट जा रही है, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि आप सेकंड एंड को टच करके बताइए कि वो कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। आप लोग कहेंगे कि सर सेकंड वाला एंड भी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है ना, धीरे धीरे। पर बच्चा लोग कैसे हो रहा है, हम तो इस वाले एंड को एनर्जी दे रहे हैं, दूसरा वाला एंड गर्म कैसे हो रहा है, क्योंकि ये है एक सॉलिड बॉडी, ये है एक सॉलिड बॉडी, और इस सॉलिड बॉडी में क्या होंगे, नंबर्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स होंगे। हर एक चीज एटम से मिलके बनी है, यहां पर भी ये एटम से मिलके बनी हुई है। अब क्या होगा, ये जो सबसे पहला वाला एटम होगा, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई। अब एनर्जी इसके पास बहुत ज्यादा हो गई, किसके, पहले वाले मॉलिक्यूल के पास। तो अब ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा, क्योंकि भाई जीवन में चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, जीवन में सबको चाहिए स्टेबिलिटी, सब लोग चाहते हैं स्टेबल होना, स्टेबल होना चाहते हैं। मतलब अगर हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हमको खाना खिला दिया जाए तो क्या होगा, हमको दिक्कत होगी ना, हमको ज्यादा खिला दिया हमारी कैपेसिटी से, तो उसी तरीके से हमने इन सारे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दी उनकी कैपेसिटी से ज्यादा, तो अब वो चाहेंगे कि उस एनर्जी को निकालें, एक्सेस एनर्जी को, और वापस स्टेबल कंडीशन में आए। तब ये क्या करेगा, ये जो एटम है ये अपने पास वाले को कुछ एनर्जी दे देगा, कैसे, जाके उससे टकराएगा, जाके उससे बार बार टकराएगा, और टकराएगा तो फ्रिक्शन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी रिमूव हो जाएगी, साउंड के फॉर्म में कुछ एनर्जी रिमूव हो जाएगी, यानी इसने कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी पास वाले को। अब पास वाला कुछ एनर्जी अपने पास वाले को ट्रांसफर करेगा, और इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, और एनर्जी ट्रांसफर होते होते कहां तक पहुंच जाएगी, दूसरे एंड तक, कौन से, तो कूलर एंड तक। अब यहां पर एक चीज देखने वाली ये है कि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं, वो जहां पर थे वहीं पर हैं, बस एनर्जी ले रहे हैं और पीछे पास कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, पीछे पास कर रहे हैं, यानी यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम। देखिए कुछ इस कदर, ये एक फ्लेम है, इसके पास में हमने एक रॉड रख दी। अब ये रॉड रख दी तो देखिए सबसे पास वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबसे ज्यादा एनर्जी मिली, तो वो देखिए एकदम रेड हो गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर होती जा रही है इस वाले एंड से इस वाले एंड तक, और धीरे धीरे हो रही है। आप देख सकते हैं कलर बता देगा कि सबसे गर्म ये वाला पार्ट होगा, सबसे ज्यादा गर्म होगा, और सबसे ज्यादा ठंडा ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सोर्स से, जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते जाएंगे, जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतनी कम एनर्जी वहां पर ट्रांसफर हुई है, और इसी वजह से टेम्परेचर वहां पर कम होगा। ओके, हीट ट्रांसफर थ्रू विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट के बिना ही होता है, क्योंकि यहां पर देख सकते हो आप, पार्टिकल एक्चुअल में मोशन नहीं कर रहे हैं, वो जहां पर थे वहीं पर हैं, अपनी पोजीशन पर हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल मूवमेंट का मतलब है पोजीशन को चेंज करना, पर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, जहां पर थे वहीं पर हैं, पर फिर भी हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं। और कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर कहां पर होता है, तो कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड बॉडीज में। सॉलिड बॉडीज में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो आंख बंद कीजिए और आंसर टिक कर दीजिए कंडक्शन। अब कंडक्शन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सारी बॉडीज ऐसी हैं जिनमें से हीट ट्रांसफर हो सकती है, क्या सारी बॉडीज ऐसी हैं जिनमें से हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। कुछ ही ऐसी बॉडीज हैं जिनमें से हीट ट्रांसफर हो सकती है सॉलिड फॉर्म में, और उन बॉडीज को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कंडक्टर। यानी द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। यानी कुछ ही चुनिंदा ऐसे मटेरियल हैं जो अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने देते हैं, और उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर, जैसे कि मेटल्स। अब मेटल्स में भी क्या क्या, तो आप लोगों को पता होगा जितने भी बर्तन होते हैं वो सारे मेटल के बने होते हैं, जितने भी वायर्स होते हैं वो सारे मेटल के बने होते हैं,
क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं। अगर बर्तन गुड कंडक्टर नहीं हो तो खाना बनेगा कैसे? खाना ही नहीं पकेगा। तो इसीलिए गुड कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होते हैं मेटल। कौन कौन से हो सकते हैं? तो एग्जांपल देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन। आयरन एक गुड कंडक्टर है क्योंकि वो भी एक मेटल है। उसके बाद कॉपर, कॉपर तो बेस्ट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वायर्स के मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, ये अपने अंदर से इजीली हीट को पास होने देते हैं। अब समझ में आया कि नहीं पिंटू? जल्दी बताओ। हाँ भैया, आ गया समझ। पर क्या ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो अपने अंदर से हीट फ्लो नहीं होने देते? अरे बहुत अच्छा सवाल है पिंटू, बिल्कुल सही बात है। अब कोई ऐसे मटेरियल हैं जो अपने अंदर से हीट फ्लो करवा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने अंदर से हीट फ्लो नहीं करवा रहे हैं, और उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। यानी द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। समझ में आया? इंसुलेटर किसे कहते हैं? जो अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देंगे। और ऐसे एग्जाम्पल क्या क्या है? तो देखिएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर होता है, इसी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर हमारे घरों में जो वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर रबर की कवरिंग की जाती है, लेयरिंग की जाती है, ताकि कभी हम उसको टच कर लें तो हमें करंट ना लगे। तो प्लास्टिक क्या होता है? बैड कंडक्टर, या हम कहें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अलावा लकड़ी, वुड भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यहां से भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई कंडक्टर की, ये तो बात हो गई इंसुलेटर की। पर हम बात क्या कर रहे थे? ट्रांसफर ऑफ हीट। हमने प्रोसेस देखी कंडक्शन, जो कि सॉलिड में होती है। अच्छा, सॉलिड में होती है तो क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में, सर लिक्विड और गैस में हीट कैसे ट्रांसफर होती है? तो चलिए वो भी बताता हूं। उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? उस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन। पर उससे पहले आप लोगों के सामने मेरे पास एक छोटू सा सवाल आ गया है, तो देखिए जरा सवाल को और बताइए। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट, ये रहे ऑप्शंस ए बी सी डी, आराम से पढ़िए और सही आंसर टिक लगाइए। क्या होगा सही आंसर? तो देखिए हम बता रहे हैं, हीट कहां से कहां फ्लो होता है। हमने पढ़ा था कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने भी लगा लिया होगा, ए वाला करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कन्वेक्शन, जो हमने बताया था कि लिक्विड्स में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। अब यहां पर एक वर्ड आएगा फ्लूइड, पहले वो बता देते हैं आपको क्या होता है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड प्लस गैस, यानी कॉमन रूप से लिक्विड और गैस को कॉमन रूप से हम कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, समझ में आ गया फ्लूइड का मतलब। अब बात करते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए फ्लूइड टू अनदर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। वहां पर पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा था, बट यहां पर पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होगा। अब कैसे होगा? तो चलिए समझाता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। क्या हो रहा है? गैस पर हमने एक बर्तन रखा है, उसमें पानी रखा है और ये पानी गर्म हो रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चे लोग पूरा फोकस यहां पर रखिएगा, आपको समझा रहा हूं मैं बड़े ही प्यार से। तो देखो यहां से ये जो हीट है ये जा रही है, हीट जा रही है, हीट जा रही है, तो जो बर्तन है वो गर्म हो रहा है, यानी बर्तन का जो लोअर पार्ट है, बर्तन का जो लोअर पार्ट है वो गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है और इसमें भरा हुआ है पानी। तो इस लोअर पार्ट के कांटेक्ट में जो पानी आ रहा है, जो वाटर आ रहा है, वो भी क्या करेगा? इस बर्तन से हीट एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेगा। अब इसने हीट एनर्जी ले ली। अब यहां पर जो पार्टिकल्स हैं जिन्होंने एनर्जी ली है वो हो गए हैं हल्के। अब जो भी चीज हल्की होती है वो क्या करती है? ऊपर की ओर जाती है। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके हल्के होंगे और ये ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये देखिए ये ऊपर जा रहे हैं। अब ऊपर जा रहे हैं तो यहां पर जगह खाली हो गई, नीचे जगह खाली हो गई, और ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो अभी भी ठंडे हैं ना, और ठंडे हैं तो वो भारी हैं, ठंडे हैं तो भारी हैं, तो अब वो क्या करेंगे? भारी वाले जो नीचे खाली जगह बनी हुई है उस जगह को भरने के लिए अब वो नीचे जा रहे हैं, अब वो नीचे जा रहे हैं खाली जगह को भरने के लिए। अब ऊपर से ठंडे वाले वाटर मॉलिक्यूल नीचे गए, नीचे गए तो उनको फिर से एनर्जी मिल गई, वापस उन्होंने एनर्जी ली और फिर हल्के हो गए, फिर वापस ऊपर आए। फिर ऊपर से जो भारी वाले थे फिर वो नीचे गए और वो फिर से एनर्जी लेके ऊपर आ गए। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और जो पानी है वो पूरा गर्म हो जाएगा। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा
ठंडियों के टाइम पर जब नहाते धोते हैं गर्म पानी से, तो जब पानी गर्म होता है तो उसमें बुलबुले बनते हैं और वो ऊपर आते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं, क्योंकि वो गर्म पानी है। गर्म पानी हल्का हो गया भाई, वो ऊपर आ रहा है और ऊपर से भारी पानी नीचे जा रहा है। ये ऊपर आ रहा है और यहां से ठंडा पानी जो है नीचे जा रहा है, फिर गर्म पानी ऊपर आ रहा है, ठंडा पानी नीचे जा रहा है, और इसी तरीके से ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। और यहां पर भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है लोअर एंड टू अपर एंड। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं किसके, इस मीडियम के, उनका एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। यानी यहां पर जो पार्टिकल था उसने एनर्जी ली और ये ऊपर चला गया, यहां पर जो पार्टिकल था वो नीचे चला गया एनर्जी लेने के लिए। यानी पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। तो कन्वेक्शन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होता है फ्लूइड्स में, यानी लिक्विड और गैस में। किसके थ्रू? तो बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ गया? सारी बातें क्लियर हैं। आई होप कि आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। अच्छा, समझ में आ रही है? तो चलिए अब मेरे पास कन्वेक्शन पर ही बेस्ड दो बहुत ही प्यारे प्यारे नेचुरल फिनोमिनन है, वो बताता हूं। और वो क्या है? तो वो है सी ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है? अरे नहीं नहीं, समंदर पे कोई ब्रिज नहीं बनाया है भाई। सी ब्रिज मतलब बहुत सिंपल। क्या है बहुत सिंपल? तो देखिए जरा, सी ब्रिज का मतलब क्या है। तो देखो, कोस्टल एरिया, अब आप लोग कभी बीच पे गए होंगे तो क्या है, यहां पर जमीन है और यहां बाजू में क्या है, समंदर है। तो दोनों है, लैंड भी है और सी भी है। अब दिन के समय क्या होता है, जब सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है तो जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है। तो ये देखिए, ये है लैंड और इसके बाजू में क्या है, सी, समंदर है। समंदर है या कोई भी वाटर बॉडी बोल सकते हैं आप, कोई भी वाटर बॉडी बोल सकते हैं। तो देखिए, जो लैंड होता है, जो जमीन होता है, दिन के समय वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और जो पानी है वो ठंडा रहता है। अब ऐसा होगा तो ये गर्म हुआ तो इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी, किसके, लैंड के कांटेक्ट में, इस जमीन के कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो क्या करेगी, जमीन से हीट लेगी, जमीन से एनर्जी लेगी, तो वो एयर भी गर्म होगी। अब एयर गर्म होगी तो गर्म हुई चीजें हल्की होती हैं, वो ऊपर जाएगी। तो यहां पर जो एयर थी जिसने एनर्जी ली किससे, इस लैंड से, अब एनर्जी लेने के बाद ये एयर ऊपर जा रही है क्योंकि अब ये हल्की हो गई है। हल्की हो गई है तो यहां पर वॉइड बन गया, यहां पर खाली जगह बन गई। अब खाली जगह बन गई यानी पे प्रेशर कम हो गया, यहां पर प्रेशर कम हो गया। अब उसी समय समंदर में जो पानी है वो पानी ठंडा है। ठंडा है तो वहां पर जो एयर है वो कैसी है, वो भारी है। और यहां पर प्रेशर ज्यादा, यहां पर प्रेशर ज्यादा और यहां पर प्रेशर कम हो गया क्योंकि यहां से गर्म एयर ऊपर चली गई। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो यहां से ठंडी हवाएं, कहां से, समंदर से ठंडी हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए कहां आएंगी, सी से लैंड की ओर आएंगी। और यहां से गर्म हवाएं उठेंगी और वो कहां जाएंगी, सी की ओर, लैंड से सी की ओर। तो इसी तरीके से साइकिल कंप्लीट होगा और जमीन से समंदर में गर्म हवाएं जाएंगी और समंदर से जमीन पर ठंडी हवाएं आएंगी। कब, दिन के समय, डे टाइम में। तो दिन के समय जो समंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं दिन के समय, उन्हीं ठंडी ठंडी हवाओं को कहा जाता है सी ब्रीज। यानी जो लोग कहां पर रहते हैं, समंदर किनारे रहते हैं, उन लोगों को दिन में बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही मजा आता है क्योंकि उनको ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं समंदर की। तो समझ में आ गया सी ब्रीज क्या होता है। चलिए अब वही चीज लिख के बता देते हैं जो आपको समझाया है। हम कहना जा रहे थे, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। ठीक है, दिन के समय जो लैंड है वो जल्दी से हीट हो जा रहा है एज कंपेयर टू वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप। एयर जो थी वो गर्म हुई, वो ऊपर उठी। अब ऊपर उठी तो क्या हुआ, द कूलर एयर फ्रॉम द सी, जो कूलर एयर थी उसने वह बहने लगी, कहां, लैंड की ओर बहने लगी और जो हवाएं यहां से उठी हैं उनकी जगह ले ली। द वार्म एयर ऑन द लैंड मूव्स टुवर्ड द sea to complete the cycle and this air from the sea is called the sea breeze। यानी सी से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको कहा जाता है सी ब्रिज और ये दिन के समय होता है। ठीक है, अब सर 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 एक बात बताइए, आप दिन के समय बोल रहे हैं मतलब रात के समय भी कुछ होता होगा। अरे हाँ भाई हाँ, होता है, तभी तो कह रहे हैं। क्या होता है रात के समय, तो देखिए जरा, रात के समय क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है।
उल्टा मतलब जो लैंड है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, यानी ये वाला जो पार्ट है लैंड का वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है भाई, लैंड जो है वो ठंडा हो गया, कूलर हो गया। वहीं अगर हम बात करें जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी तो ठंडी ही रहेगी। ठंडी क्यों रहेगी? हम जब कह रहे हैं कि लैंड रात के समय जल्दी से ठंडा हो गया पर वाटर बॉडी अभी भी गर्म है, वाटर बॉडी गर्म है तो वाटर बॉडी के ऊपर जो एयर आएगी वो एयर क्या होगी? गर्म होगी। गर्म होने के बाद वो हल्की होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी। एयर आ रही है, गर्म हो रही है, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठ रही है। ऊपर उठ रही है तो यहां पर वॉइड बन रहा है, यहां पर खाली जगह बन रही है, यहां पर खाली जगह बन रही है। अब उसी समय पर जो लैंड है वहां पर ठंडा है, वो टेम्परेचर वहां पर कम है, ठंडा है, तो वहां पर जो एयर होगी उस एयर का प्रेशर ज्यादा है। यहां पर प्रेशर ज्यादा है और यहां पर प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया, क्योंकि यहां से हवाएं ऊपर उठ गई हैं। हवाएं ऊपर उठ गई, यहां पर हवाएं क्या है? यहीं पर है और वो भारी हैं, तो इसी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो अब एयर क्या करेगी? यहां से लैंड से एयर कहां जाएगी? समंदर की ओर, रात के समय। तो लैंड से ठंडी हवाएं गई समंदर की ओर। अब जो यहां से समंदर में गर्म हवाएं ऊपर उठी थी वो क्या करेंगी? साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो लैंड की ओर मूव करने लगेंगी, तो वो यहां मूव करेंगी। तो रात के समय समंदर से लैंड पर गर्म हवाएं आती हैं और लैंड से समंदर पर ठंडी हवाएं जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर रात के समय जो जमीन से हवाएं जा रही हैं समंदर में वो कैसी होंगी? ठंडी, और यहां से जो आ रही हैं वो गर्म है। तो इन्हीं हवाओं को कहा जाता है लैंड ब्रीज। समझ में आ गया? During the night, the land gets cooler faster than the sea. The air over the sea becomes hotter and rises up. The cooler air from the land rushes in towards the sea to take its place. The warm air over the sea moves towards the land to complete the cycle. And this air from the land is called the land breeze. यानी यहां से जो ठंडी हवाएं जा रही हैं समंदर में वो क्या होती हैं? लैंड ब्रीज कहलाती हैं। तो भाई जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनमें क्या हो रहा है? दिन के समय उनको ठंडा ठंडा लग रहा है और रात के समय उन्हें गरम गरम लग रहा है। तो फायदा है कि नहीं? फायदा तो है, पर ये कैसे हो रहा था? ये हो रहा था एक नेचुरल फिनोमिनन है हीट ट्रांसफर का, जिसे कहा जाता है कन्वेक्शन। समझ में आ गया? कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। क्यों भाई पिंटू, तुमको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, समझ में आ गया, और अब तो मैं भी छुट्टियों में कोस्टल एरियाज में घूमने जाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया और तुम घूमने जाओगे कोस्टल एरियाज में, पर छुट्टी मिलेगी तब तो जाओगे ना। तो पहले पढ़ाई करो, जब छुट्टी मिले तब जाना आराम से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा सवाल आ गया है। When heat is added in a substance, its temperature। ये तो बहुत सिंपल है, हमने बताया था, आपको बताया था ना। देखिए क्या बताया था, हमने बताया था कि कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी में हम हीट को ऐड कर रहे हैं, हीट आ रही है इस बॉडी में, तो हीट के एडिशन से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट को ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज। व्हेन हीट इज एडेड इन अ सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग बताइए, आ रहा है ना समझ में? अरे अच्छी बात है सर, समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं रेडिएशन। पर उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा आप लोगों से। क्या है वो छोटा सवाल? कि हाउ डज द हीट फ्रॉम सन रीचेज अस। यानी सूरज चाचू से जो क्या हीट है वो हम तक कैसे आ रही है। तो आप लोग कहेंगे सर सनलाइट के फॉर्म में आ रही है। बहुत अच्छा जवाब है, पर जो आ रही है सनलाइट के फॉर्म में ना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा जरा ध्यान से। सूरज चाचू से जो हीट आ रही है धरती पर, उससे हम कहते हैं रेडिएशन। से हम कहते हैं रेडिएशन। यानी सन से जो एनर्जी आती है अर्थ पर वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। और रेडिएशन क्या है? हीट ट्रांसफर की एक और मेथड। जैसे कंडक्शन होते हैं, जैसे कन्वेक्शन होते हैं, उसी तरीके से रेडिएशन होते हैं। और रेडिएशन की खास बात क्या होती है?
तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज नोन एज रेडिएशन। सिंपल सा बात यह है कि ये जिस मीडियम से पास होगा उस मीडियम को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है मतलब ये बिना मीडियम के भी फ्लो हो सकता है। हम अभी देख के आए जो कंडक्शन है वो किस में हो रहा है, सॉलिड्स में। कन्वेक्शन किस में हो रहा है, लिक्विड एंड गैस, जिसे हम फ्लूइड्स बोल रहे हैं। बट रेडिएशन कहां पर हो रहा है, ये वैक्यूम में भी हो सकता है, यानी रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि सन से अर्थ तक जो हीट आती है वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है, क्योंकि बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है। तो क्लियर है बातें, समझ में आ गया क्या होता है रेडिएशन। चलो फिर देखो जरा ध्यान से, आपने ये तो किया ही होगा, अरे किया होगा ना, विंटर्स के टाइम में जब बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं और आग तापते हैं। आग ताप रहे हैं मतलब हमने हाथ को ऐसे रखा और हमारे हाथों में गर्माहट महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है, पर जो बीच का एनवायरनमेंट है, बीच का जो मीडियम है वो गर्म नहीं हो रहा है। उसको बिना गर्म किए, बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए वो एनर्जी आ रही है हमारे हाथों तक। और वो किसके थ्रू आ रही है, तो वो आ रही है रेडिएशन के थ्रू, वो आ रही है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया रेडिएशन क्या होता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेडिएशन है वो हीट ट्रांसफर की फास्टेस्ट मेथड है, यानी इस प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफर है वो सबसे ज्यादा तेजी से होता है, सबसे ज्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन के थ्रू। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम काइंड ऑफ क्लोथ्स, हम लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। अब किस टाइप के कपड़े पहनते हैं तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर कौन सा दिन है, समर है, समर यानी गर्मियां हैं, जब आप लोगों की छुट्टियां लगती हैं, आप लोग घूमने जाते हैं, नानी के यहाँ घूमने जाते हैं, समर वेकेशंस पर जाते हैं, तो भाई पैकिंग करते टाइम आप लोग किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं कि जो कपड़े हो हमारे वो कॉटन के हो, जो कपड़े हो हमारे वो लाइट कलर के हो। आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप, क्योंकि समर्स के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, यानी आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और अगर हम मोटे कपड़े पहनेंगे, हम लाइट कलर के कपड़े ना पहन के डार्क कलर के कपड़े पहने, तो क्या होगा, और हीट एब्जॉर्ब होगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि समर में हम लाइट कलर के कपड़े पहने, ठीक है। जबकि विंटर में हमें ठंडी लगती है तो हमें अपनी बॉडी को गर्म रखना है, गर्म रखना है, तो इस वजह से हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट कलर का जो कपड़ा होता है ना, वो हमारी बॉडी पर जितनी लाइट आ रही है, कौन से, सन वाली लाइट, जो सनलाइट आ रही है उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है लाइट कलर का कपड़ा। तो सन से हीट आई, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यानी बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब भी नहीं की, तो बॉडी का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा और हमें गर्मी नहीं लगेगी। और इसी वजह से कॉटन के कपड़े भी यूज किए जाते हैं समर्स के टाइम पे। पर बात करें विंटर्स में, तो भाई विंटर में तो ठंडी लग रही है ना, बॉडी को गर्म रखना है, तो हमें कुछ इस प्रकार कपड़े पहनने हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हीट हमारी बॉडी में आए। तो हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे कि हीट हमारी बॉडी में आती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी बॉडी को गर्म रखती है। इसके अलावा वुलन क्लॉथ्स भी पहनते हैं हम। वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि वुलन क्लॉथ्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और उनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनमें एयर होती है, और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी वो हीट को फ्लो नहीं होने देगी अपने में से। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होती है। अब विंटर्स के टाइम हमारे आसपास सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम है, पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट हमारी बॉडी से सराउंडिंग की ओर फ्लो होगी। अगर ऐसा हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है, तो हमें भाई बहुत ठंडी लगेगी, तो हमें इस हीट फ्लो को रोकना है। इस वजह से हम लोग पहनते हैं स्वेटर, हम लोग पहनते हैं जैकेट्स, हम लोग पहनते हैं क्या, अरे वुलन क्लॉथ्स, क्योंकि वो लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो हीट को फ्लो नहीं होने देते हैं, वो इस हीट को बचाए रखते हैं, और इसी हीट का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। तो उनका काम होता है सिर्फ इस हीट ट्रांसफर को रोकना। क्लियर है क्या होता है वुलन क्लॉथ्स, क्या होता है जैकेट, और क्यों हम पहनते हैं डार्क कलर के कपड़े विंटर में और लाइट कलर के कपड़े समर्स में। क्लियर है ना। तो ये भाई देखिए
ये लाइट कलर के कपड़े हम पहनते हैं और डार्क कलर के जनरली आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में जो ड्रेस होती है, विंटर्स में जो स्वेटर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, बॉडी को गर्म कर रहा है, तो इस कलर के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं डार्क सरफेस। तो वही हमने बताया कि एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। वहीं अगर हम बात करें तो लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। तो ये होता है कारण। अब आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इस टाइप के स्वेटर पहनते हैं। क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रुई है, उनके बीच में एयर है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को फ्लो होने से रोक रही है। तो ये सारी चीजें थी। तो भैया इस चैप्टर में अगर हम बात करें कि हीट वाले चैप्टर में ये सारी चीजें थी जो हमको पढ़ना थी और हम लोगों ने पढ़ ली बड़े ही अच्छे तरीके से। अब जाते जाते आप लोगों के लिए एक सुंदर सा सवाल छोड़ के जा रहे हैं। क्या है वो सवाल? द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड। लिक्विड में हीट ट्रांसफर की प्राइमरी मोड क्या है? ये रहे ऑप्शंस, आराम से टिक लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। तो पहली क्लास में हमने कर लिया है पूरा चैप्टर खत्म जिसका नाम था हीट। बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है हम लोगों ने खत्म। तो अब क्या करना है? मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।